हेलो दोस्तों, आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है फॉरेस्ट बिल को जो है हाउसेस में भेज दिया गया है, क्योंकि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, आप एक चीज़ इनिशियली याद रखिए, कोई भी एक्ट है उसकी डेट ज़रूर याद रखिए। कभी कभी प्रीलिम्स में पूछता है कि ये सारे एक्ट हैं, इनकी क्रोनोलॉजी लगाइए। तो पहला क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। तो जो हाईलाइट किया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर में, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। क्या था, 1996 में सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट थी कि जो एरिया एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू वाइड ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इवन इफ दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया ऐसे थे जो गोडा वर्मन केस में डिसाइड किया गया था कि उनको अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी हैं तब भी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। मगर इसमें अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब दूसरा चीज़ क्या है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, जियोग्राफिकल सेंसिटिव एरिया विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के और इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर का एरिया है, उसमें पहले एक क्लियरेंस चाहिए होती थी फॉरेस्ट को काटने के लिए, मगर अब वो क्लियरेंस ख़त्म कर दी गई है, उसमें कोई क्लियरेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी अगला पॉइंट जो कह रहा है, नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट, मतलब जो डीम्ड फॉरेस्ट था, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है, एक अनऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है। तो अनऑफिशियली जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट था उसे डीम्ड फॉरेस्ट कहते हैं, फॉरेस्ट नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, ठीक है, तो उसे डीम्ड फॉरेस्ट कहते हैं। तो डीम्ड फॉरेस्ट का एरिया जो था वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन नहीं रही, आप उसे काट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्टली जोर दे सकते हैं कि कैसे प्राइवेटाइजेशन को बल दिया जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये बहुत सारे इनिशिएटिव ला रही है, और गवर्नमेंट का क्या मोटिव है ये हम आगे लेक्चर में देखेंगे। मगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फॉरेस्ट एक्ट जो है 1980, कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है, उससे पहले बहुत सारी पॉलिसी आई। हमें पता होना चाहिए फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, कॉलोनियल पॉलिसी कैसी थी। तो आगे इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे इसको डिस्कस करना है। तो पहला क्या है, पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो हमारे इंडिया जैसे ही, पहले आप जान लो, जो कॉलोनियल इंडिया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया था, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कॉलोनियल इंडिया में फॉरेस्ट का यूज़ ऐसे किया जाता था टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं था, ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं थे, ट्राइब्स को ऐसे क्रिमिनल ट्राइब्स करार दे दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी। मगर आज़ादी के बाद फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई, देखो ये लिखा है, इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो क्या ये एक्चुअली क्या था, जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसी का एक्सटेंशन था। आप ऐसा समझ लो। क्यों ऐसा समझ लो, क्योंकि ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए थे, बस एक चीज़ रखी गई थी कि 1/3 ऑफ टोटल लैंड, जैसे मान लो हमारे इंडिया का लैंड 100 है, अब 100 में से 1/3 का मतलब हो गया 33%। 33% फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाने का प्रावधान रखा गया था। तो ये हमें एकदम, तुम प्रीलिम्स में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या फर्स्ट पॉलिसी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारी पहली पॉलिसी 1952 में आई थी, क्या उसमें 1/3 फॉरेस्ट का प्रावधान था? तो आप कहोगे यस था। आपको ऐसा लगेगा ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी इंडिया हमारा आज़ाद हुआ है, अभी हम तरक्की कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा। मगर आप एक अनुमान लगाएंगे कि उस टाइम ये फॉरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें की गई थी। अब अगला पॉइंट क्या है, 2 वर्ल्ड वॉर हुई, इन्होंने यही बताया कि कैसे फॉरेस्ट और रिवर वैली का प्रोजेक्ट पेपर का प्रोडक्शन होता था, पल्प का यूज़ होता था, यही सब बातें बताई गई हैं। अब क्या था, स्टेट जो थे रेवेन्यू रेस करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे। ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी सुविधाएं नहीं आई, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे प्रोटेक्ट किया हो, कुछ खास नहीं हुआ। अब लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया 1980 में।
1952 के बाद 30 साल बाद एक्ट आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज़ाद हुए 47 में, उसके 30-35 साल बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया। अब इसमें क्या किया गया, अगर आपको एग्रो फॉरेस्ट्री करना है, मतलब एक क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे फॉरेस्ट्री की जाती है तो, या फिर फॉरेस्ट एरिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पड़ेगी। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नेसेसरी है। अगर आप इस परमिट का वायोलेशन करते हैं तो आपको ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। ये सब पता है इसलिए किया गया था ताकि जो डिफॉरेस्टेशन की, बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उसको कम करने के लिए किया गया था, कंजर्व करने के लिए किया गया था बायोडाइवर्सिटी को, और वाइल्ड लाइफ में जो हमारे टाइगर हैं, हिरन हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। मगर इन्होंने लास्ट में यही कहा कि नॉट सक्सेसफुल इन इट्स टारगेट, मतलब अपने टारगेट में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अब सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई 1988 में। सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी में वही बात की गई कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, इकोलॉजी को बैलेंस करेंगे, ट्राइबल्स को राइट प्रोवाइड करेंगे और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट लाएंगे। पार्टिसिपेटरी मैनेज का मतलब होता है कि ट्राइब्स का कल्चर फॉरेस्ट के साथ साथ चलेगा। आप एक बात जान लीजिए, आपको लगेगा कि फॉरेस्ट केवल अकेले रहेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। हमारे ट्राइबल कल्चर ऐसा है जो सेक्रेड ग्रुप्स को प्रमोट करता है, फॉरेस्ट को प्रमोट करता है। तो इससे रिलेटेड ये बात आप ध्यान में रखिए। अब देखो, सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी में फिर से कह दिया उन्होंने कि ज्योग्राफिकल एरिया का, हमारी कंट्री में जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका फॉरेस्ट जो है 33% हमारा गोल है। अब आप ये बात याद रखिए, एक टोटल एरिया होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारे ट्री, फसलें, ये सब एरियाज आ जाते हैं 33%। अब एक इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 1921 में, हर 2 साल में ये रिपोर्ट छपती है। 1923 चल रहा है, अब ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी शायद। तो ये जो रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेस्ट एरिया था वो 21.71% था कंट्रीज़ का ज्योग्राफिकल एरिया का, मगर 2019 तक 0.67% हो गया, मतलब 21.67% हो गया। मतलब इससे ये पता चला कि हमारा फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, क्योंकि हम 21.67% थे 2019 में, मगर 2019 के बाद जैसे जैसे हमने फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट किए तो ये 21.7% हो गया। फॉरेस्ट कवर, अब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको लगेगा मध्य प्रदेश में कैसे हो सकता है, मगर ये ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये पूरा स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज। अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया वाइज देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आएगा, मगर आप फॉरेस्ट एरिया वाइज देखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है। आपको ये चीज़ें सब ध्यान देना पड़ेंगी अगर प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लाना है और पॉइंट को अगर पकड़ना है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। एरिया वाइज जो है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। अब ये चीज़ हो गई। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, देखो हमने आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ऐसे ही होता है प्रीलिम्स में, आपको कॉन्टेक्स्ट लेना है न्यूज़पेपर से, आप कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, वहाँ से आप प्रीलिम्स का मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब इसमें क्या हुआ, जो स्टेट के सब्जेक्ट थे, स्टेट के सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आप जानते ही हैं हमारा 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 7th शेड्यूल जो है वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसमें कुछ स्टेट के सब्जेक्ट हैं, कुछ सेंटर के सब्जेक्ट हैं और कुछ कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी लॉ बना सकता है, मगर प्रिवेल किसका लॉ करेगा? सेंटर का। ऑलवेज आप कहीं भी बेझिझक बोल दीजिएगा, अगर स्टेट ने लॉ बना रखा है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा क्या? तो आप बेशक कह दें कि हाँ सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो ऐसे ही हुआ। क्या हुआ, 4 सब्जेक्ट, ये रट लेने की बात है, इसको भूलना मत। 4 सब्जेक्ट जो क्या हुआ, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिए गए, जैसे एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बहुत बैकवर्ड होता जा रहा था ना। तो एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स वही होता है 1 किलो का दाम कितना होगा, 1 किलो में कितने ग्राम होगा, उसमें अनियमितताएं ना आ जाएं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 3-4 सब्जेक्ट थे जो स्टेट से
सेंटर में वो कॉन्करेंट में भेज दिए गए। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड और कौन सा आर्टिकल है? अब आर्टिकल 48A क्या किया गया, उसमें इंक्लूड किया गया हमारे डीपीएसपी में। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, डीपीएसपी गुड गवर्नेंस के लिए यूज़ होता है। डीपीएसपी मैंडेटरी नहीं है कि स्टेट जो है उसको अप्लाई करेगा ही करेगा। जैसे कि मैंने यूसीसी के लेक्चर में समझाया था आपको कि जो यूसीसी है वो आर्टिकल 42 का है, शायद 44 का पार्ट है। तो यूसीसी ऐसा नहीं है मैंडेटरी अप्लाई कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस में लिया जाता है पब्लिक को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नेंस के लिए होते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए होते हैं। तो यही आर्टिकल 48 में बताया गया कि स्टेट इंडिवर करेगा इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को इन द कंट्री, सही है। और आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट। फंडामेंटल ड्यूटी आप जानते ही हैं, बात को इंसर्ट किए गए। आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिए, जो इंसर्ट किए गए आर्टिकल हैं उसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 48A है, कैपिटल लेटर है, इसका मतलब ये सब बात को इंसर्ट किया गया। तो एवरी सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया जो 2012 में आया था। क्या आया है कि ए पर्टिकुलर स्टेट इन अ स्टेट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी स्टेट के एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए हैं। कह रहे हैं कि वो एक स्टेट है जिसका लैटिट्यूड जो है सेम है राजस्थान से, इस 80% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, और दूसरा क्या है, 12% फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। अब 12% जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, मतलब 12% जो फॉरेस्ट है सब फॉरेस्ट का वो प्रोटेक्टेड एरिया में। तो पूछा है ऐसा स्टेट कौन सा स्टेट है, तो हमारा इसमें आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आप हमेशा याद रखना एक फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, आप हमेशा इसे याद रखें। तो जैसा कि इसमें देखो आपको आंसर में पढ़ ही सकते हैं, सेम लैटिट्यूड पे 26.28 डिग्री नॉर्थ और 29.38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। ऐसी राजस्थान है 23 डिग्री नॉर्थ, सही है। यही बात सब बताई गई है जो उसमें बताई गई। 2 नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो ये सब हम देख सकते हैं। अब आज की एक हेडलाइन थी कि क्या कहते हैं, चाइना का जेंजी प्रोविंस है, जेंजी प्रोविंस में सोलर पैनल लगाए गए हैं बहुत सारे। अब क्या है, कुछ सोलर पैनल को एक्सपोर्ट करने से चाइना ने मना कर दिया है। सोलर पैनल नहीं, रियली सॉरी, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो पैनल और कंप्यूटर चिप्स में और सोलर सेल्स में यूज़ होते हैं, तो उसकी एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया है, चाइना ने कर्व कर दिया है। चाइना ने उसके एक्सपोर्ट पर कर्व कर दिया। तो हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, मगर चाइना का मैप इंपॉर्टेंट है। ये चाइना का प्रोविंशियल मैप है, इसमें बताया गया है जेंजिंग प्रोविंस कहाँ पर है, बीच में है। आपसे पूछ सकता है रिसेंटली जेंजी प्रोविंस न्यूज़ में था, कौन से कंट्री में है, आपको बताना पड़ेगा, आपको इसका मैप देखना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं जल्दी से कवर कर लूँ, जल्दी से प्रीलिम्स की न्यूज़ कवर करके अपना अच्छा पढ़ने लगूँ, नहीं, आपको हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अब इसरो क्या है, एक लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल है इसका। तो इसमें क्या है, ये बताया गया PSLV और GSLV और स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल क्या चीज़ होते हैं, कितना लोड ले जाते हैं, कितनी स्टेज में वर्क करते हैं। तो इसी का एक कंपैरिजन हम देखते हैं, DD न्यूज़ के एक आर्टिकल है उससे हमने ये उठाया। क्या करते हैं, जो PSLV जो है वो लॉन्च किया गया था तो इसका वेट कम ले जाता था ये, जबकि GSLV आप पढ़ेंगे इसके कंपैरिजन में वेट ज़्यादा ले जाता था और हाईली इलिप्टिकल पाथ होता था। जबकि PSLV जो होता था वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता था, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। लैटिट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई 600 से 900, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल होता था। आपको कभी लेक्चर में समझाऊंगा कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और अर्थ के जो अराउंड घूमते हैं वो ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि अब जियो सिंक्रोनस है, जियो सिंक्रोनस जो होता है वो इक्वेटर से टिल्टेड होता है, जबकि सन सिंक्रोनस क्या है, सन को सिंक्रोनाइज करके और पोलर के अराउंड ऑर्बिट लगाता, मतलब जैसे जैसे सन घूमेगा वैसे वैसे। देखो यहाँ पर लिखा है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट ट्रेवलिंग ओवर अ पोलर रीजन सिंक्रोनस विद सन, मतलब सन के सिंक्रोनाइज होता है, जैसे जैसे सन जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में हमारा सैटेलाइट भी जाता है, ठीक है। अब ये यही बातें बताई गई हैं कि अब ये
LVM-3 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान-3 जो है वो इसी LVM से भेजा जाएगा। LVM-3 इसरो का जो है, तो LVM-3 जो है वो 3 स्टेज व्हीकल है, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसमें वो क्या है, सॉलिड स्टेज होगी। आप इसमें कुछ मत याद रखिए, आप इतना याद रखिए, कोई भी आपको डायरेक्टली जो है एग्जामिनर बहकाएगा, कहेगा ये व्हीकल जो है इसमें फर्स्ट स्टेज लिक्विड है, मगर आप हमेशा याद रखिए फर्स्ट स्टेज मैक्सिमम केसेस में, मैं 100% श्योर नहीं कह रहा हूँ, आगे हो सकता है लिक्विड में आ जाए, मगर मैक्सिमम केसेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सॉलिड फ्यूल बेस्ड होती है। देखो ये लिखा है सॉलिड फ्यूल बेस्ड होती है, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगी, फिर क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा। तो ये सब है, आप इसको याद रखिए। अब इंटरनेशनल पेज की एक इम्पॉर्टेंट है कि उज़्बेकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए उज़्बेकिस्तान की लोकेशन हमारी कहाँ पर है। आप इसे एक बार अपने एटलस में ज़रूर देखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उज़्बेकिस्तान कितनी ऊंचाई पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं यहाँ पर मैप डाल नहीं पाया, मगर एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपको हर कंट्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेट करना है, और रिलेट करना है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इंडिया से। अगर आप जितना इंडिया से रिलेट करेंगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। देखो ये हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है। अब इस उज़्बेकिस्तान की राजधानी उन्होंने खीव दी है, तस्केंत मेन सिटी होगी, खीव तस्केंत इसकी राजधानी है। अब इसका बॉर्डर देख लो किस किस से मिल रहा है, तुर्कमेनिस्तान से मिल रहा है, अफ़गानिस्तान से मिल रहा है, तजाकिस्तान से मिल रहा है, किर्गिस्तान से मिल रहा है, और यहाँ पर कज़ाकिस्तान से मिल रहा है। ठीक है। अब कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी से रिलेटेड तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर रिवर कौन सी आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी का बॉर्डर किससे मिलता है, अरल सी का बॉर्डर किससे मिलता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आप इतने आर्टिकल को डेली थॉरोली कवर करते हैं और हमारे PPT या हमारी PDF को आप सेव करते हैं शॉर्ट नोट्स